हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह चैप्टर करने वाले हैं न्यायपालिका क्लास 8 पॉलिटी का 5वां अध्याय। बेटीबीसी का बुक है, ये तो जान ही रहे हैं आप। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा गया है। क्या आप लोग आपस में कभी लड़ते झगड़ते हैं? आप सोच रहे होंगे भला यह भी कोई प्रश्न हुआ। हम बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी तो आपस में लड़ते हैं। लेकिन बच्चों और बड़ों की लड़ाई में एक अंतर होता है। आप अपनी लड़ाई का निपटारा करने अक्सर अपने अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक के पास जाते हैं। ये लोग कभी प्यार से तो कभी डांट कर क्या करते हैं, आपके विवाद का हल निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पिताजी बीच में हैं और एक तरफ भाई है, एक तरफ बहन है। पापा, इसने मेरी किताब फाड़ दी। बहन बोलती है, हाँ तो इसने भी तो मेरी चोटी खींची थी। अब देखिए पिताजी, बच्चों के पिता ने क्या जवाब दिया होगा आप बता सकते हैं कि क्या जवाब दे सकते हैं? बच्चों को डांटेंगे, हिदायत देंगे कि आगे से अगर तुमने किताब फाड़ी या आगे से तुमने इसकी चोटी खींची तो दोनों को खूब पिटाई लगेगी। चलिए आगे चलेंगे। यह तो हुई आपकी बात, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब बड़े लोगों के बीच कोई झगड़ा या विवाद होता है तो वे अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जाते हैं? वे कभी अपने मित्रों या संबंधियों की मदद से अपनी समस्या का हल निकाल लेते हैं। अगर इससे बात नहीं बनी तो पंचायत की सहायता लेते हैं। परंतु हर विवाद का समाधान इस तरह से नहीं निकाला जा सकता है। आपको तो यह पता ही है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कानून का शासन चलता है जो सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होता है। हमारे देश में कानून के अनुसार अलग अलग तरह के विवादों का निपटारा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें कई प्रकार की अदालतें हैं। इन अदालतों में लोग न्याय के लिए जा सकते हैं। चलिए न्याय की समझ। जब किसी मुद्दे पर दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच विवाद होता है तो प्रत्येक अपने को सही एवं दूसरे को गलत मानता है। दूसरा, लेकिन न्याय की दृष्टि से यह तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है, ये जो है न्याय की दृष्टि से उतना आसान मामला नहीं है जितना कि हमें लगता है। आइए न्याय को समझने के लिए गीता की कहानी को हम पढ़ते हैं। गीता अपने 3 भाइयों की एकलौती बहन है। बचपन से ही उसके माँ बाप ने उसे लाड़ प्यार से पाला था। खाने पीने व कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं थी। हाँ, सिर्फ पढ़ाई के लिए वह पास वाले सरकारी हिंदी माध्यम स्कूल में जाती थी और उसके भाई गांव के कुछ दूर निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जाते थे। इस बात से वह अक्सर चिढ़ जाती थी जो चिढ़ जाती थी और तब उसके पिता व उसके भाई उसे समझाते थे कि लड़की होने के कारण उसका गांव से दूर अंग्रेजी व शिक्षा विद्यालय जाना उचित नहीं है। 12वीं कक्षा के बाद गीता की पड़ोस के गांव के एक लड़के के साथ शादी कर दी गई जो स्वयं पढ़ रहा था। कुछ साल बाद गीता के पिता की मृत्यु हो गई और उसके भाइयों ने वापस में अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया। उसमें से कुछ भी गीता को देने की जरूरत नहीं महसूस की। गीता के ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वह भी आगे पढ़ना चाहती थी और उसे लगा कि अगर पिता की संपत्ति में उसे भी कुछ मिल जाता तो वह भी आगे पढ़ सकती थी। जब उसने अपने भाइयों को अपना यह विचार बताया तो वे एकदम बिगड़ गए और बोले, पिताजी ने तुम्हारे विवाह में 50,000 रुपये खर्च किए थे, तो तुम्हें अब आगे और क्या चाहिए? इस बात से
गीता भी तुनक गई और बोली, लेकिन आप तीनों ने तो 12 लाख की जमीन का पैसा आपस में बांट लिया, तो क्या मुझे उसमें कुछ नहीं मिलना चाहिए? जैसे तुम उनके बेटे हो, मैं भी तो उसी प्रकार उनकी बेटी हूँ। आपकी समझ में, यह क्वेश्चन है कि आपकी समझ में कौन सही है, गीता या उसके भाई? आपको हमने इससे पहले भी पढ़ाया है कि 2005 का कानून क्या है, संपत्ति के अधिकार में बेटी का भी हक देता है और यह कानून आपने पढ़ा है, तो स्वेच्छा रूप से इसको देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रहा था, तो यहाँ तो गलत भाई है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि गीता ने अपने भाइयों से कही कि यदि आप मेरा हिस्सा नहीं देंगे तो मैं इस बात को ग्राम कचहरी में ले जाऊंगी। तीनों भाइयों ने कहा, जो करना है करो, तुझको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। गीता मामले को ग्राम कचहरी ले गई। ग्राम कचहरी के न्यायाधीश ने भी उसके भाइयों का साथ दिया। कचहरी ने कहा कि इस गांव में आज तक इस तरह की कोई घटना नहीं घटी जहां बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिला हो। ना ही इस गांव की ऐसी परंपरा है, इसीलिए पैतृक संपत्ति पर सिर्फ तुम्हारे भाइयों का अधिकार है। क्या आप ग्राम कचहरी के फैसले से सहमत हैं? एकदम नहीं है। ये जो मानसिकता है कि आज तक जो है ऐसी घटना नहीं घटी, ये मानसिकता है, लेकिन अदालत इसको क्या करेगी? खारिज कर देगी। और यहाँ पर कोई मानसिकता काम नहीं आता है, जो कानून है उस हिसाब से चलता है। तो ये फैसला गलत था। ठीक है, चलिए आगे है कि कचहरी ने जो फैसला सुनाया उसे गीता असंतुष्ट थी। उसे लग रहा था कि ग्राम कचहरी ने उसके साथ अन्याय किया है, इसीलिए उसने हार नहीं मानी और अंत में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत में न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया वह पूरी तरह से गीता के पक्ष में था। ये देखिए, अपने पिता की संपत्ति में गीता बराबर की हकदार है, ये जज साहब कह रहे हैं। ये 3 भाई हैं, एक बहन है। उन्होंने फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटा हो या बेटी, सभी का बराबर का हक है। कौन ये जो है अधिनियम है? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हमने 2005 जो कि पढ़े थे, पहले जो है पढ़ चुके हैं। लिखा गया है कि इसलिए गीता के भाइयों को अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा 4 हिस्सों में करना होगा। अतः अंततः गीता को हिस्से में 3 लाख रुपये मिले। अदालत के इस फैसले से गीता काफ़ी खुश हुई। खुशी भी क्यों ना हो, उसे न्याय मिला था। क्वेश्चन है कि अदालत ने गीता के पक्ष में क्या फैसला सुनाया और क्यों? क्योंकि ये अधिनियम के तहत जो है, हिंदू एक्ट के तहत इसको पिता के बेटी या बेटा सभी का अधिकार होता है। आगे चलेंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दूसरा क्वेश्चन है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद क्या न्याय के बारे में आपकी क्या समझ बनती है? इस पर अपने शिक्षिका के साथ चर्चा कर सकते हैं। देखिए, ये कहानी जो है आपको क्या बताती है? ये कहानी आपको बताती है कि अधिकार सभी का समान होता है। हम अधिकारों का सब अधिकारों व उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, न्यायपालिका है। अगर अगर आपको कोई न्याय नहीं मिल रहा है समाज से, तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट है कि अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है।
उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में की गई थी। किसका? तो उच्च न्यायालय का 1862 में। तीनों प्रेसिडेंसी ये शहर थे कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1966 में। आज देश भर में जो है 21 नहीं अब 25 उच्च न्यायालय हैं, याद रखिएगा। और बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय नहीं हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा एक साझा न्यायालय है जो कि चंडीगढ़ है। पंजाब और न्यायालय जो है और हरियाणा का उच्च जो न्यायालय साझा न्यायालय है कहाँ है? तो चंडीगढ़। दूसरी तरफ देखेंगे तो सातों उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च न्यायालय है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए उच्च न्यायालय का राज्य के अन्य हिस्सों में भी शाखाएं हैं। अब देखेंगे न्यायपालिका की भूमिका क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार 3 अंगों की सहायता से कार्य करती है, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पिछले अध्यायों में आप विधायिका और कार्यपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे विधायिका। आपने पढ़ा है कि विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है। अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच, दो राज्यों के बीच, दो नागरिकों के बीच अथवा सरकार एवं समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच किसी तरह का विवाद होता है तो इसे सुलझाने के लिए एक निकाय मतलब संस्था की आवश्यकता होती है, जो बिना किसी पक्षपात या दबाव में आकर अपना कार्य करे। ऐसी न्यायिक व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। एक बार हम पुनः आपके समक्ष ये पढ़ेंगे और आपको बताना है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच, दो राज्यों के बीच, दो नागरिकों के बीच अथवा राज्य एवं समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच किसी तरह का विवाद होता है तो इसे सुलझाने के लिए एक निकाय यानी कि संस्था की जरूरत पड़ती है, जो बिना किसी पक्षपात या दबाव में आकर अपना कार्य करे। ऐसी न्यायिक व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं। अब देखिए, सरकार का यह तीसरा अंग है न्यायपालिका। ये क्या है? तीसरा है। नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करती है। यह न्याय करती है और विवादों को संविधान में उल्लिखित कानून के तहत अंतर्गत सुलझाती है। अगर विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है, क्योंकि संविधान की जो है व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। यहाँ पर देखेंगे कुछ उदाहरण हैं विवादों के प्रकार और उदाहरण। यहाँ पर आपको बताना है कि केंद्र और राज्य के बीच का विवाद कौन करेगा? तो केंद्र और राज्य के बीच का विवाद उदाहरण में आपको भरना है कि कौन सा था और यहाँ पर न्यायपालिका ने किस प्रकार से किया। जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने के लिए नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं लगातार, और केंद्र जो है बराबर इसको नहीं दे रही है, कोई बहाना बनाकर इसको ठुकरा देती है। यह विवाद जो है हो रहा है, यह चल रही है, तो इसका जो है निपटाना कौन करेगा? तो आप समझ सकते हैं। दो राज्यों के बीच का विवाद, तो दो राज्यों के बीच का विवाद नदी के पानी के बंटवारों को लेकर जो है विवाद भी है। बिहार की बातों को हम पढ़ रहे हैं तो बिहार को ही बात हम बताएंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों के बीच में नदी विवाद चल रहा है। और दो नागरिकों के बीच का विवाद, तो इसमें जो है आप जो है बता सकते हैं कि दो नागरिकों के बीच के विवाद, तो आपको ऐसे लाखों मुकदमे देश में चलते हुए देखने को मिलते हैं। ज़मीनी विवाद है, शादीशुदा जिंदगी में तलाक का विवाद होता है, और जो है बहुत सारे विवादों का आप सामना करते हैं जो दो लोगों के बीच में होते हैं। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो किसी भी हालात में न्यायपूर्ण फैसला होने के लिए यह जरूरी है कि न्यायाधीश अपना फैसला बिना किसी दबाव या बहस के सुना सके।
कल्पना कीजिए, अगर सरकार का कोई मंत्री किसी प्रकार का अपराध करता है और उसका मामला न्यायालय में जाता है। न्यायालय का न्यायाधीश उस मंत्री या सरकार के दबाव में आकर उसे दोष मुक्त कर देता है, तब यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है? नहीं। और यह जो है ताकतवर लोगों से प्रभावित है। परंतु हमारे देश की न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र इसीलिए रखा गया है ताकि वह निष्पक्ष रूप से वह बिना किसी दबाव में आकर अपना काम कर सके। देखिए, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए दो तरीके अपनाए गए हैं। पहला है कि शक्तियों का बंटवारा, जिसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। कोई भी अदालत सरकार के अधीन नहीं होती है और ना ही सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। इसका दूसरा तरीका है सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होना। लेकिन सरकार चाह रही थी कि हस्तक्षेप हो, किरण रिजिजू हटाए गए। यहाँ पर हम देखेंगे कि न्याय के उद्देश्य से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। कई बार देखा जाता है कि कुछ ताकतवर लोग अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ न्यायाधीश भी पैसे व तरक्की के लालच में फंसकर गलत फैसले देते हैं। इससे लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता। इस तरह के गलत कामों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गहरा धक्का लगता है। ऐसे मामले सामने आने पर लोगों का न्यायपालिका में भरोसा भी कमज़ोर हो जाता है। इस तरह के समस्याओं की वजह से भारत की न्याय प्रक्रिया में सुधार की कई कोशिशें की जा रही है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता व लोगों पर उस पर विश्वास बना रहे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या-क्या किए जा रहे हैं। तो अभी तुरंत आपने पढ़ा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विधायिका और कार्यपालिका से इसको बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं नियुक्ति की, वो भी इसमें हस्तक्षेप सरकार नहीं करती है। अगला है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस किस तरह की बाधाएं आती है। तो देखिए, अगर आपकी पहुंच है, ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले हैं, न्यायपालिका मतलब जज को ही खरीद लेते हैं, यहाँ पर दुरुपयोग ये हो जाता है और पैसे के कारण जज क्या करता है, गलत फैसला भी दे देता है। तरक्की के कारण बहुत कुछ होता है, ये सारे गलत हैं। अब देखेंगे कि भारत में न्यायपालिका की संरचना क्या है। तो हमारे देश में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह यह 3 स्तरों पर कार्य करती है। सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। जिला न्यायालय आमतौर पर जिला मुख्यालय में होता है। जैसा कि आप सिवान जिले के हैं और आपका जिला न्यायालय कहाँ है, सिवान में होगा। उसी तरह से अगर आपका दोस्त कोई रिश्तेदार गया जिले का है तो उसे उस जिले का जिला न्यायालय गया में होगा। संबंधित जिले में ही आपके विवादों को सुलझाया जाएगा और इन अदालतों का लोगों से सबसे अधिक ताल्लुक होता है और यह बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य कई जिलों में बटा हुआ होता है और हर जिले में जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है और जो अपने न्यायालय की सबसे ऊंची अदालत होती है। हम बिहार के निवासी हैं तो हमारे राज्य का उच्च न्यायालय इसकी राजधानी पटना में है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है जो हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। यह हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले बाकी सब अदालतों को मानने पड़ते हैं। नीचे के न्यायालय जो होते हैं अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करती है। ये सभी अदालतें एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऊपरी अदालतें द्वारा लिया गया निर्णय नीचे की सारी अदालतों को मानना पड़ता है। इसके अपील के जो हैं प्रावधान जो है विशेष स्थान है, एक विशेष स्थान है। इसके अपील के प्रावधान का एक विशेष स्थान है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी कोई समस्या लेकर अपनी शिक्षिका के पास गए हैं और जब उसके फैसले से जो है संतुष्ट ना हुए हों तो आप आपके जो हैं या आपके माँ बाप प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या के पास पहुँचे? ऐसे प्रावधान को ही अपील कहते हैं। ऐसे प्रावधान को क्या कहते हैं? अपील कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत में किया गया फैसला सही नहीं है तो वह उसके विरुद्ध ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है और ऐसी परिस्थिति में ऊपरी अदालत का फैसला ही निचली अदालतों पर बाध्य होता है। आम आदमी की न्याय तक पहुँच। तो ऐसे तो भारत में सभी नागरिक न्यायालयों के नाम के लिए जाने जाते हैं। नागरिक न्यायालयों में न्याय के लिए जाने जाते हैं क्योंकि न्यायिक व्यवस्था नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करती। लेकिन यह बात सच है कि गरीब आदमी के लिए यह जो है कर पाना इतना आसान नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी पैसा व समय लगता है और ऊपर से कागजी कार्रवाई की भी ज़रूरत पड़ती है। यह काम वकीलों का होता है और इस प्रक्रिया को सभी लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। कोर्ट कचहरी के काम करने के अपने तरीके होते हैं, इसमें समय लगता है। यह जो है इसलिए होता है कि जल्दबाजी में किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन इसका असर कई बार उल्टा भी हो सकता है। कई बार कई केस सालों साल खींचते हैं और लोगों के लिए अपना काम धंधा छोड़कर नियमित रूप से कोर्ट कचहरी पर जो है जाना मुश्किल हो जाता है। ये समस्याएं तो सभी के लिए है। गरीब लोग व्यक्तिगत जो है गरीब लोग हैं, लेकिन गरीब व्यक्तियों के लिए यह समस्या कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिएगा कि कुछ बातें हैं कि यहाँ पर ऊपर में भी कुछ और क्या, हाँ, न्यायालय, ये न्यायालय है और यह जो लिखा गया है कि और कितना समय लगेगा, इस मुकदमे में मेरी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। देखिए, क्या यह आपकी जो है ठीक सोच, क्या यह आप आदमी ठीक सोच रहा है? आदमी है, इतना किताब गड़बड़ है जो, क्या यह आदमी ठीक सोच रहा है? कई बार न्यायिक प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, तो इसका मतलब क्या यह हुआ कि आम आदमी को कोर्ट कचहरी से दूर रहना चाहिए? देखिए, न्याय प्रक्रिया जो है लचीला हो, ऐसा काम होना चाहिए। काम चल रहा है धीरे धीरे जो है, ऐसे आपको मिलते हैं काम कि एक दिन में लाखों केस जो है हो जाते हैं। अब एक दिन में लाखों केस हो गए, उसको निपटने में तो समय लगेगा ही, लगता है ना। तो यही है कि एक आम आदमी को अगर काम कचहरी चला गया तो समझिए दो चीज़ से भागिए, एक कोर्ट कचहरी और एक अस्पताल। ये दो चीज़ बहुत खतरनाक होता है। जमा पूंजी क्या, जिंदगी बर्बाद हो जाता है, ये समझिए। तो यह जो है एक हद तक सही है। चलिए आगे चलेंगे कि न्याय को सभी लोगों तक जल्दी पहुंचाने के लिए न्याय की प्रक्रिया में सुधार की नई कोशिश की जा रही है। ऐसी कोशिशों में सभी तरह के न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां, गरीब लोगों के लिए निःशुल्क कम पैसों में कानूनी सहायता की व्यवस्था, विधिक सेवा प्राधिकार का गठन, लोक अदालत और जनहित याचिकाएं शामिल हैं।
कई सारी दिक्कतों के बावजूद हमें यह मानना पड़ेगा कि भारत में न्यायिक व्यवस्था का संचालन न्यायपालिका के बिना सोच पाना मुश्किल है। इसके सामने सभी बराबर हैं और यह निश्चित करता है कि अमीर या शक्तिशाली आदमी अपने धन या प्रभाव की वजह से अन्य गरीब या पिछड़े हुए लोगों पर अन्याय नहीं कर सके। आइए सेवा विधिक सेवा प्राधिकार एवं लोक अदालत क्या है और यह हमारी मदद कैसे करता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि यह सुनिश्चित करे कि भारत का कोई भी नागरिक गरीबी या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 पारित किया गया, जो 9 नवंबर 1995 को प्रभावी हुआ। पारित तो 87 में हुआ, प्रभावी 95 में हो गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, उच्चतम न्यायालय विधि सेवा समिति और उच्च विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा अनुमंडल विधिक सेवा समिति का गठन किया गया और इनके द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। देखिए क्या क्या है। तो पात्र व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराना, लोक अदालतों का आयोजन करके सुलह समझौते के माध्यम से विवादों का निपटारा, विधिक सहायताओं उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक प्रभावी एवं कम खर्चीली योजनाएं तैयार करके उन्हें क्रियान्वित करना, ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब बस्तियों, श्रमिक बस्तियों आदि में समाज के कमजोर वर्गों को उनके विधिक शिविरों का आयोजन करना, पारिवारिक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निपटाना करना, ये सारी बातें। और यहाँ पर बातें हैं कि मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का हकदार होगा जो संबंधित राज्य का मूल निवासी हो तथा किसी दीवानी, फौजदारी, राजस्व या अन्य न्यायालय में लंबित मामले का पक्षकार हो या न्यायालय में वाद केस दायर करना चाहता है, यदि उसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक न हो, वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, वह मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित हो अथवा भिखारी हो, वह 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची या 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो, वह मानसिक रूप से बीमार या अक्षम व्यक्ति हो, वह व्यक्ति किसी भी तरह की अभिरक्षा या निगरानी या मनोचिकित्सकीय परिचर्या गृह में हो। इसके अलावा विधिक सेवा समिति या राज्य प्राधिकार की अध्यक्ष किसी बड़े लोक महत्व के मामले या ऐसे मामले जिनके निर्णय का प्रभाव समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ने की संभावना हो के पक्षकार को भी कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं। अगला है लोक अदालत। तो बिहार के सभी जिलों में व्यवहार न्यायालय के परिषद में लोक अदालत कार्यरत है और इसकी बैठक सामान्यतः सप्ताह में 5 दिन होती है। इसके अलावा विशेष लोक अदालतों, मेगा लोक अदालतों, चंचल लोक अदालतों एवं उच्च न्यायालय पटना में सभी समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में दीवानी एवं सुलह योग्य फौजदारी मुकदमों का निपटारा होता है जो किसी न्यायालय में लंबित हो। कोई एक पक्ष या दोनों के आवेदन
पर मुकदमा लोक अदालत में भेजा जा सकता है। न्यायालय अपनी मर्जी से भी कोई मुकदमा लोक अदालत में भेज सकती है। न्यायालय में वाद दायर करने मतलब केस दायर करने में कोई भी आपसी बातचीत एवं समझौते के आधार पर विवादों के निपटारे के लिए लोक अदालत में वाद मतलब केस दायर किया जा सकता है। इसके लिए विवाद के एक पक्षकार द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष आवेदन देना पड़ता है। सचिव दूसरे पक्ष को नोटिस कर बुलाने में पश्चात इसमें जो है दोनों पक्षों को सुनेगा और मामले को संयुक्त जो है पाए जाने पर लोक अदालत में निपटाने हेतु भेजेगा। इस प्रकार से आपका चैप्टर होता है समाप्त। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलिए अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।